Hello everyone, this is Rita C. Welcome to my class. So today's topic is finding out about fire and a changing environment. So let's begin the chapter. So the first topic is about that the finding out about fire. Fire के बारे में जानकारी. So actually the earliest man they knew the uses of the fire as the traces have been found of ash have been found in the Karnool caves and that is located in the Andhra Pradesh. It is suggested that these people have been used the fire as a source of the light to cook meat and to scare away animals. So टॉपिक है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट फायर के बारे में जानकारी। तो करनूल केव से राख के अवशेष मिले हैं जो यह बताता है कि आरंभिक मैन और जो आदि मानव थे उन्हें आग के बारे में जानकारी थी और शायद संभवतः वो आग का यूज मीट पकाने के लिए और जानवरों को भगाने के लिए तथा अपनी गुफाओं को प्रकाशमान करने के लिए या लाइट के लिए इसका यूज किया करते थे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। पर्यावरण में चेंज या परिवर्तन, यह है चेंजिंग एनवायरनमेंट। Around the 12,000 years ago, a climatic changes, it was noticed in the worldwide. And with this climatic changes, development of the grassland has been also noticed. So करीब 12,000 साल पहले प्रकृति में और क्लाइमेट में परिवर्तन नोटिस किया गया, परिवर्तन देखा गया और इस परिवर्तन के साथ ही साथ ये देखा गया कि दुनिया के विभिन्न भागों में ग्रासलैंड घास के मैदान का डेवलपमेंट हुआ एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रासलैंड इट लेड to an increase of the different animals like deer, antelope, goat, sheep and the other cattle that are dependent on the grassland for their food। और ग्रासलैंड के और घास के मैदान के विकास के साथ साथ बहुत सारे ऐसे जानवर जो अपने भोजन के लिए घासों पर निर्भर थे उन लोगों की संख्या में भी वृद्धि देखा गया, जिनमें से बहुत सारे कैटल्स थे और इसके साथ साथ हिरन, बकरियाँ, शीप्स और बाकी सारे कैटल्स भी थे। सो एज वी नो दैट द हंटर गैदरर्स ऑलवेज फॉलोड दीज एनिमल्स। हंटर गैदरर्स जो थे वो हमेशा इन एनिमल्स को फॉलो करते थे। दोज हु वर डिपेंडेंट ऑन द ग्रासेज, जो कि ग्रास पे डिपेंडेंट रहते थे। सो दे आल्सो ऑब्जर्व देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। इन लोगों ने अर्लीस्ट मैन, आरंभिक मैन ने इन लोगों को फूड हैबिट्स, खाने के हैबिट पर और इनके ब्रीडिंग सीजन को भी ध्यान दिया। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्व्स। और संभवतः इन जानवरों को फॉलो करते करते उनके दिमाग में ये आया कि इन जानवरों को पालन कर सकते हैं और उसको चरा सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने हितों के लिए। फिशिंग आल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, और इसमें से मछली पालन भी इन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। And this is the time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in the different parts of the continent। और यही वह समय था जब बहुत सारे अनाज उत्पन्न करने वाले जो घास होते हैं, जिनमें से जौ, चावल और गेहूँ जो होते हैं, गेहूँ की जो क्रॉप्स थे, जो प्लांट्स थे, वो अपने आप प्राकृतिक तौर पे इसका उत्पादन होने लगा, इसकी उपज होने लगी। और आरंभिक मानव ने इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया
These people also collected these grains as food and learnt where they grew and when they ripened. इन लोगों ने यह ध्यान देना आरंभिक मानव ने यह ध्यान देना शुरू किया कि कैसे ये प्लांट ग्रो करते हैं, ये कहाँ पर उपजते हैं और कब इनके पकने का समय होता है. एंड दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन. और इन सभी चीज़ों का निरीक्षण करके उन्होंने संभवतः इन प्लांट्स को अपने लिए इन प्लांट्स को अपने हितों के लिए उगाने का काम शुरू किया. तो ये सभी चीज़ थे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस. सो द अर्लीस्ट मैन दे आल्सो पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स. अर्लीस्ट मैन जो थे वो जिस गुफा में रहते थे उस गुफा के दीवार पर को भी पेंट किए गए थे. सम ट्रेसेस ऑफ दिस पेंट्स हैव बीन फाउंड इन द मध्य प्रदेश एंड द सदर्न उत्तर प्रदेश. कुछ पेंटिंग की कुछ कलाकारी इनके द्वारा की हुई मध्य प्रदेश के भीमबेटका और उत्तर प्रदेश से दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में मिले हैं. These paintings show wild animals draw with great accuracy and skill. और यह पेंटिंग दिखाता है कि वो लोग बहुत ही अच्छी वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों का बहुत ही अच्छी तरह से चित्रण किया गया था और बहुत ही दक्षता के साथ. The next topic is who did what. So in this chapter we are reading about that the earliest people, they hunted the animals, they gathered their food, they also made the stone tools and also painting on the wall caves. But we didn't decided that it had been done by the women and the men. इस चैप्टर में हमने यह पढ़ा है कि आरंभिक मानव बहुत सारे काम करते थे, जिसमें स्टोन टूल्स बनाना, पत्थर के औजार बनाना, फूड गैदर करना, जानवरों का हंटिंग करना, शिकार करना और दीवारों पर पेंट बनाना. लेकिन अभी तक ये कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला है कि ये कार्य पुरुष द्वारा किए जाते थे या स्त्रियों के द्वारा किए जाते थे. सो however there are at least two possibilities. लेकिन यहाँ पर दो संभावना है. It is like that both men and women may have done many of these things together. ऐसा संभावना है कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ये काम करते हो. और इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम ऑफ द पर्टिकुलर वर्क हैड बीन डन बाय द मेन एंड द सम ऑफ द पर्टिकुलर हैड बीन डन बाय द फीमेल. के कुछ पर्टिकुलर काम पुरुष के द्वारा किए जाते हो या कुछ स्त्रियों के द्वारा किए जाते हो. एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट. और यह भी संभावना है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की आदतें हो. So the next is about the a closer look Hunsgi. So in the previous map we read about that and we located the place of the Hungsi. It is located in the Karnataka. So the archaeologists have been found these sites as the habitation cum factory sites. आर्कियोलॉजिस्ट को हुंसकी का यह जो साइट है वहाँ पर हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स मिले हैं. that means these people also lived in these sites and also they also made the stone tools here. इस कहने का अर्थ है कि यहाँ पर अर्लीस्ट पीपल आरंभिक मानव रहने के साथ साथ पत्थरों के औजार भी बनाते थे. बिकॉज सम ऑफ द स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड हियर. कुछ तरह के स्टोन टूल्स के वो वहाँ पाए गए हैं. और ये जो स्टोन टूल्स है ये संभवतः हर काम के लिए यूज़ किए जाते थे. मे बी फॉर द हंटिंग द एनिमल्स, फॉर किलिंग द एनिमल्स, फॉर कलेक्टिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. और फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए, लकड़ियों को काटने के लिए और हर तरह के लिए
इन औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। सो इट इज़ दिस चैप्टर इज़ completed. So here one more important things that is necessary to define. यहाँ पर कुछ important things है. So in this chapter we read about the पैलियोलिथिक. इस चैप्टर में हमने पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ा है. Actually the Paleolithic word it has given, the name has been given by the archaeologist for the earliest period. ये जो पैलियोलिथिक के नाम है ये आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविदों के द्वारा दिया गया है, जिसका मतलब होता है अर्लीस्ट पीरियड, प्रारंभिक समय. सो पैलियोलिथिक पीरियड और पैलियोलिथिक वर्ड इट इज़ अ ग्रीक वर्ड एंड this is the combination of the two words. First one is the paleo and the second one is the lithos. Paleo means old, यहाँ है paleo that means old, और lithics का मतलब हो गया stone. So paleo plus lithic. Paleolithic is the Greek word. It is a combination of the two words paleo or lithic. Paleo means old and the lithics means stone. So actually the Paleolithic refers about the stone age. Paleolithic word जो है यह stone age के बारे में रेफर किया जाता है. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. Paleolithic period जो है इसका the year between the 2 million years ago to till 12,000 years ago, इसका जो समय काल बताया गया है वो 2 मिलियन से लेकर 12,000 ईयर्स पहले तक का बताया गया है. This long stretch of time is divided into the लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक. सो पैलियोलिथिक एज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल एंड द अपर पैलियोलिथिक. इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक. दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. ये जो बहुत लंबा समय है, इस लंबा समय में इंसान के इतिहास का 99% इसमें इंक्लूड है, इसमें सन्निहित है. सो हियर द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक और द मिडिल स्टोन एज. सो द पीरियड between 12,000 years ago to 10,000 years ago is referred as the Mesolithic or the Middle Stone. वो समय काल 12,000 साल से 10,000 साल के बीच का जो समय काल है उसको मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन कहते हैं. Because the stone tools that have been found in this period are generally tiny and are called microlithics. So ये मेसोलिथिक इसलिए नाम पड़ा है इसका क्योंकि इस काल में जो स्टोन्स टूल पाए जाते थे, जो पत्थरों के हथियार पाए जाते थे, वो बहुत ही छोटे हुआ करते थे और जिसका मतलब जिसे माइक्रोलिथ्स कहते थे. माइक्रोलिथ्स दैट मीन्स द टाइनी स्मॉल टूल्स. टाइनी stone tools are called the microliths. छोटे छोटे स्मॉल स्टोन टूल्स को माइक्रोलिथ्स कहे जाते थे. एंड सम माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ द बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स. कुछ स्टोन टूल्स जो होते थे वो या तो हड्डियों के या लकड़ियों के बने हुए हैंडलों में इससे लगे हुए रहते थे. द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज नोन एज द नियोलिथिक एज. सो जो नेक्स्ट स्टेज था उसको हम लोग नियोलिथिक एज कहते हैं और नियोलिथिक एज का पीरियड है लगभग 10,000 साल के समय से.
समय काल को बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड। फ्रॉम अबाउट 10,000 years ago is known as the Neolithic period. So this chapter is completed, and please do the comment in the comment section, and thanks for watching my video.